खान साहब, आज के हमारे मेहमान चोई जावेद साहब, तमाम अराई बिरादरी और दीगर जितनी भी बिरादरियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जलालाबाद से आए मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास है कि आप बड़ी देर से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और ताख़ीर हुई है आने में, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। दरअसल इलेक्शन की भी आपको समझते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लड़ाने वाले लोग हैं, इलेक्शन में भी ताख़ीर होती है। इलेक्शन के साथ साथ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का उर्स भी चल रहा है, तो वहाँ भी मुझे अपनी ड्यूटी देनी होती है, तो हम तो डबल काम कर रहे हैं इस टाइम पे। इसलिए जो आने में ताख़ीर हुई है उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये कट भी किया, हमारा इंतज़ार भी किया, हमें बात करने का मौका भी दिया, तो मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। राय साहब फरमा रहे थे कि 11 तारीख को इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है और आपके इल्म में है कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इलेक्शन की नौयत में फ़र्क होता है। इलेक्शन हमने पहले भी बहुत लड़े हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, इलेक्शन हम आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हर इलेक्शन की अपनी नौयत होती है। और ये इलेक्शन जो है ये साबका इलेक्शनों से बड़ा मुनफरिद इलेक्शन है। मुनफरिद इलेक्शन इसलिए है कि एक तो इस इलेक्शन के अंदर आपकी दी हुई पर्ची ने सिर्फ एक MNA का इंतखाब नहीं करना, आपकी दी हुई पर्ची ने पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये जहन क्या बात कर रहा है कि एक कौमी असम्बली की सीट है, उस पर एक हमने वोट कास्ट करना है, लेकिन हमारे एक वोट से पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये कैसे नज़रअंदाज हो सकता है। तो मैं 2 मिनट आपके इस पे लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस दफ़ा जो आपने पर्ची देनी है वो कितनी ताकत रखती है, वो कितना असर रखती है और उसके नताइज कितने दूरस्त होंगे। इस दफ़ा 11 तारीख को कुल पाकिस्तान में सिर्फ एक सीट पर इलेक्शन हो रहा है। नेशनल असेंबली की सिर्फ एक सीट के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान की नजरें जो हैं वो NA 157 के ऊपर होंगी, वो आपके ऊपर होंगी। पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा अपने टेलीविजन की स्क्रीनों पे कि आने वाली 11 तारीख को NA 157 वाले क्या फैसला करते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि आपकी दी हुई ये पर्ची पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी, वो इसलिए कि आपकी इस पर्ची ने ये फैसला करना है बुनियादी तौर पे कि क्या 11 तारीख को हम चोरों का और लुटेरों का साथ देंगे या हक और सच पे जो खड़े उनका साथ देंगे। ये पूरे पाकिस्तान ने देखना है। आपने देखा कि 4 माह पहले इस मुल्क के अंदर जिसको हम कहते हैं रेजीम चेंज करने की कोशिश की गई, इस मुल्क के अंदर एक बैरूनी कुव्वत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का, अपने डॉलर का इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर मेंबरों के ज़मीर खरीदे, इस मुल्क के अंदर MNAs और MPs की बोलियां लगी, इस मुल्क के अंदर मेंबर्स ने अपनी वफादारियां तब्दील की और इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत को 2018 में बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुल्क में हुकूमत दी थी। उस मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया और इन चोरों को, लुटेरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मुसल्लत भी कैसे किया गया? चोर दरवाजे से किया गया। वोट लेके ये नहीं आए, इन्होंने वोट लेके हुकूमत नहीं बनाई, इन्होंने लोगों का जमीन खरीद करके हुकूमत बनाई है, इन्होंने चोर दरवाजे से हुकूमत बनाई है। और आज कुल पाकिस्तान के जितने भी चोर हैं वो एक तरफ हो गए हैं, PDM के अंदर खड़े हो गए हैं। आज उन चोरों को और लुटेरों का अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो इमरान खान और तरीके साफ कर। इसलिए आपका ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। 2 मिनट के लिए हम ये सारी बातें साइड पर रख दें कि किसने इस हल्के में कितना काम कराया, कितने तरक्याती फंड हुए, कितनी नौकरियां लगी, ये भी हम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ इस हल्के के अंदर जितना काम शाह महमूद कुरैशी ने किया है, जितना काम पिछले 3-3.5 सालों में मैंने किया है, ये जैसे दोनों नून और PP वाले अब रल के हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अपने काम भी इकट्ठे कर ले तो हमारे बराबर काम नहीं कर सकते। मैंने
अगर रिकॉर्ड की आपसे बात करूं तो मैंने इन पौने 4 सालों में तकरीबन 8.5 अरब रुपए के काम इस हल्के में कराए हैं। मैंने इस हल्के में सड़कों के जाल बिछाए हैं, बिजलियां लगाई हैं, गैसें लगाई हैं। मैंने इस हल्के के अंदर 1 अरब रुपए का मोटरवे का इंटरचेंज काटेपुर पर बनाया है। वो काम किए जो ये कहते थे नामुमकिन है, वो काम किए जो कहते थे कि नहीं हो सकते। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इनको मौका नहीं दिया था। मूसा गिलानी साहब जब MLA बने थे, उनके वालिद इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। गफ्फार डोगर साहब जब MLA बने थे तो वफाक में और सूबे में उनकी हुकूमतें थी, वैसे ही उनकी हुकूमत थी जैसे मेरी हुकूमत थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने खिदमत के जज्बे से काम किया, हमने इस चीज़ को इबादत समझी, उन्होंने इस चीज़ को ज़रिया माश समझा। उन्होंने जब उनको दौर इक़्तिदार उनका आया, जब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, उन्होंने 40% के रिश्ते निकाले, उन्होंने ठेकेदारों के साथ हाथ मिलाए, उन्होंने अपनी तिजोरियां भरी और मुल्क और कौम का नुकसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज चैलेंज से कहता हूँ, इस हल्के में कोई बंदा मुझे इस बात पे चैलेंज कर ले कि जितना फंड मैंने इस हल्के में लगाया है, 8 अरब रुपए का फंड अगर इस हल्के में लगा है, कोई 1 रुपया साबित कर ले जैन ने लिया हो, कोई 1 टका साबित कर दे जैन के ऊपर, कोई ये साबित कर दे कि जैन किसी ठेकेदार से मिला, जैन ने किसी से कमीशन ली, जैन किसी की 1 प्याली का भी अगर हवादार होगा तो मैं आपके आगे जरूर छाऊंगा। मुझे जो फंड इस हल्के के लिए मिला वो भी मैंने इस हल्के के अवाम पे लगाया। जो फंड मैं बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस इधर उधर से बटोर के लाया वो भी मैंने इस हल्के के ऊपर लगाया। वो इसलिए लगाया कि मैंने जिस दिन मैं 2018 में इस हल्के में आया था, मैं ये कह के आया था कि हम खिदमत का जज्बा लेके आए हैं, हम इस इलाके इस वसेब की बेहतरी के लिए आए हैं। मेरे वालिद ने 40 साल इस हल्के के अंदर सियासत की है। मेरे वालिद को इस हल्के के अवाम ने 7 दफ़ा कौमी और सूबाई असेंबली का मेंबर बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल सियासत करने के बाद भी आज शाह महमूद का दुश्मन भी मानता है कि शाह महमूद का दामन साफ है। आज शाह महमूद का दुश्मन भी मानता है कि शाह महमूद किसी का रुपए का टके का रवादार नहीं। तो हमारे अगर बुजुर्गों ने ये काम किया है, इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही काम करेंगे। हम एफिड्रन बेचने वालों में से नहीं है, हम हाजियों की जेबों में हाथ डालने वालों में से नहीं है, हम सैलाब ज़दगान के हार चोरी करने वालों में से नहीं है, ये वो हैं। हम रस्सागीरों में से नहीं है, हम थाना कचहरी की सियासत करने वालों में से नहीं है, हम लोगों के घरों पर झूठे कब्जे करने वालों में से नहीं है। हमने सियासत को जरिया माश नहीं बनाया, हमने सियासत कमाई के लिए नहीं की। हाँ, सियासत में कमाई की है तो इज्जत की है, इज्जत की खातिर सियासत की है, खिदमत की खातिर सियासत की है, इस वसेब की बेहतरी की खातिर सियासत की है, अपनी ज़ात की खातिर सियासत नहीं की। और इसीलिए बिल्कुल इबादत समझ के सियासत की है। और इसीलिए जब अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इम्तिहान में से शुरू हुए। जब रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, मेरा वालिद इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा था। मेरे वालिद के आगे मसला आया 3 निहत्ते पाकिस्तानियों के खून का फैसला करना था। यही यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म था। रहमान मलिक, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आज इस दुनिया में नहीं रहा। रहमान मलिक उस वक्त वज़ीर दाखिला था। ये मेरे वालिद के पास चल के आए, मिन्नतें करते रहे कि शाह महमूद अमेरिका के साथ पंगा ना लो, शाह महमूद ये रेमंड डेविस को जाने दो, इसको अस्तस्ना दे दो, इसको मुल्क से बाहर निकाल दो। मखदूम साहब ने उस वक्त भी कहा कि इसने 3 पाकिस्तानियों का खून किया है, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं इसको ये खून माफ़ कर दूँ, ये पाकिस्तान के कोर्टों में जाए। शाह महमूद कुरैशी ने असूल की खातिर उस वक्त भी वजारत को ठुकराया। शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, क्योंकि तहरीक इंसाफ तब भी हक की पार्टी थी, सच की बात थी। तहरीक इंसाफ तब ज्वाइन की जब इमरान खान के अलावा दूसरा बंदा नहीं था तहरीक इंसाफ में, क्योंकि पता ये था कि नून वाले भी चोर हैं, पीपल पार्टी वाले भी चोर हैं। 40 साल इन्होंने इस मुल्क में हुकूमत की है, 40 साल इन्होंने पाकिस्तान के गरीब के हक पर डाका डाला है, 40 साल इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, अपने महलात बनाए हैं, अपने घर बनाए हैं, लंदन में अपार्टमेंट बनाए हैं, दुबई में महल बनाए हैं, और 40 साल इन्होंने इस मुल्क को गरीब से गरीब तर किया है, मकरूज किया है, इस मुल्क के गरीब का हक मारा है। हाल तो ये है कि जिन लोगों ने 40 साल इस मुल्क में हुकूमत की, 3 दफ़ा वफाक में नून की हुकूमत आई, 3 दफ़ा वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 3 दफ़ा इस सूबे में नून की हुकूमत आई, 14 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में लगातार हुकूमत आ रही है। इन 40 सालों में ये नून पीपी वाले को एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां इनका अपना इलाज हो सके। इनको बुखार भी होता तो इलाज लंदन जाके कराते हैं,
इन्होंने हुक्मरानी हमेशा इस मुल्क में आके की है, वोट लेके हुकूमतें यहाँ की हैं, ऑपोजिशन में बीमारी के बहाने लंदन भाग जाते हैं। इनसे तो फिर इमरान खान कहीं बेहतर है, जिसके पास हुकूमत नहीं थी, जो वजीर आजम नहीं था, वसाइल नहीं थे, उससे पहले भी उसने शौकत खानम हस्पताल बनाया। वो हस्पताल बनाया जिसमें आज भी 70% गरीब का मुफ्त इलाज होता है। वो हस्पताल बनाया कि जब 2018 में इमरान खान क्रेन से नीचे गिरे और उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर उनको चोट आई, तो कुल पाकिस्तान के डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि खान साहब लंदन जाके इलाज करा लो, वसाइल भी आपके पास मौजूद है, ताल्लुक भी आपका है, करा भी सकते हो। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं लंदन जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं, जैसे बाकी गए मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं अपना इलाज शौकत खानम में कराऊंगा। मैं शौकत खानम में इलाज इसलिए कराऊंगा ताकि लोगों को भरोसा रहे कि अगर इमरान खान शौकत खानम में अपना इलाज करा सकता है तो हमारा भी शौकत खानम में सही इलाज होगा। ये फर्क है सोच में। एक आदमी की तामीरी सोच है, एक आदमी का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, एक आदमी है जो कहता है मैंने सारी उम्र कमाई दुनिया से बाहर की, सारी उम्र क्रिकेट खेली, सारी दुनिया के अंदर डॉलर कमाए, पाकिस्तान लेके आया। और दूसरे लोग हैं जो दोनों हाथों से इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से इस पाकिस्तान के गरीब के हक को मार रहे हैं और उस पैसे को बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। ये पीडीएम की हुकूमत जिसको मार्ज वजूद में आए सिर्फ 4 माह हुए हैं, इन 4 माह के अंदर इन्होंने नैब के कवानीन में जो अमेंडमेंट्स की हैं, जो तरामीम की हैं, इनकी की हुई तरामीम से इन्होंने 1100 अरब रुपए का गबन किया। इन 4 माह के अंदर 1100 अरब रुपए का गबन। वो 1100 अरब किसका था? पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तान के गरीब का पैसा था, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा था। वो 1100 अरब वो पैसा था जो आपकी अदवियात पे लगना चाहिए था, आपके बच्चों के स्कूलों और तालीम पे लगना चाहिए था, आपके अस्पतालों और आपके सेहत कार्ड पे लगना चाहिए था, वो आपकी खाद की कीमत कम करने में लगना चाहिए था, यूरिया की बोरी कम करने में लगना चाहिए था, आपके ट्यूबवेल और बिजली के बिल कम करने में, सब्सिडी देने में लगना चाहिए था। लेकिन वो लगा किधर है? वो नवाज शरीफ के घर में लगा है, वो जरदारी के घर में लगा है, वो यूसुफ रजा के घर में लगा है, वो इन चोरों के और डकैतों के घर में लगा है। और जब तक हम इस मुल्क को इस करप्शन की लानत से पाक नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक ये चोर और लुटेरे हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे और इस मुल्क को नोच खाएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं इसलिए आपके पास कहने आया हूं कि आपका ये दिया हुआ वोट सिर्फ एक एमएनए शिप का वोट नहीं है। अगर एमएनए शिप अजीज होती, अगर एमएनए ही बनना होता तो मैं क्यों इस्तीफा देता? मुझे 2018 में इस हल्के के अवाम ने वोट दिया था, मुझ पर मेहरबानी फरमाई थी, मुझे यहाँ से मुंतखब करके कौमी असेंबली का मेंबर बनाया था। मैंने क्यों इस्तीफा दिया यहाँ से? क्या मैंने जाती लालच की खातिर इस्तीफा दिया? क्या आपके हल्के में आज ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि आपके एमएनए ने अपना वोट बेच दिया, आपके एमएनए ने अपना दान लगा लिया, आपके एमएनए ने अपने पैसे पकड़ लिए? आपके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पर आपके एमएनए का ज़मीर बिका या उसकी वफादारी बदली। 20 सीटों पे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ क्योंकि उन मेंबरान ने अपनी वफादारी बदली, उन्होंने अपनी जमात के साथ, अपनी क़यादत के साथ बेवफाई की। ये वाहिद सीट है पूरे पाकिस्तान में जिसमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आपके एमएनए ने अपनी जमात के साथ वफादारी की, वफादारी का सबूत दिया, जमात के साथ खड़ा रहा। और अपने कायद के कहने पर जब पीपी 217 में ज़िमनी इलेक्शन आया, जब उन 20 सीटों में से एक सीट मुल्तान में आई और इमरान खान ने कहा कि हम एक बयानिए के तहत ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इन चोरों और लुटेरों का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ है, हम ये कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत इलेक्शन जीतेगी, हम ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा। अगर हम ये बातें करते हैं तो हमें इन ज़िमनी इलेक्शनों को जीतना जरूरी है। तो मुझे मेरी पार्टी की क़यादत ने हुक्म किया कि कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा दो ज़ैन और पीपी 217 में जाके ज़िमनी इलेक्शन लड़ो। मैंने अपनी पार्टी की क़यादत के कहने पर तो इस 157 से इस्तीफा दिया, पीपी 217 में जाके इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, 217 के अवाम ने तामुन किया और हमने 217 की सीट जीत के इमरान खान को पेश की। आज अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो आपके एमएनए की जीती हुई सीट की वजह से है। 186 वोट दरकार थे हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में, 185 वोट थे हमारे पास, 186वां वोट पीपी 217 का था, आपके एमएनए का था।
جب میں نے حلف اٹھایا پنجاب اسمبلی میں، جب میں نے جا کے چودھری پرویز الہی کو پہلا ووٹ کاسٹ کیا، جب میں نے جا کے سبطین خان کو ووٹ کاسٹ کیا، جب میں نے جا کے ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ کاسٹ کیا، تو ہماری حکومت بھی بنی، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ہمارے کابینہ بھی بنی۔ تو یہ حکومت کا چہرہ بھی آپ کو جاتا ہے، آپ کی بیوی قربانی کو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذاتی لالچ کی سیاست نہیں کی، ہم نے ذاتی مفاد کی سیاست نہیں کی، ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں اصول کی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سیاست کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کی سیاست کرتے ہیں۔ غفار ڈوگر صاحب آج بڑی بڑکیں مار رہے ہیں، میں فیس بک پہ ان کی کل تقریر سن رہا تھا۔ غفار ڈوگر وہ بندہ ہے جو کہتا تھا کہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں، میں جنوبی پنجاب کی ٹکٹیں بانٹوں گا۔ وہ مائی کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا جو غفار ڈوگر سے سیٹ چھین لے، اور اگر میرے سے سیٹ چھین بھی لی تو میں اپنے حلقے کی غریب عوام کی آواز بنوں گا، میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا۔ آج حلقے کی غریب عوام بھی ختم ہو گئی، آج سیٹ بھی چھین گئی، اور آج ایک چھوٹی سی جھنڈی لگا کے اپنا ضمیر بھی بیچ دیا، اپنی سیاست کو بھی دفنا دیا۔ آج اسی تنخواہ پہ غفار ڈوگر یا موسیٰ گیلانی کا ووٹ مانگ سکتے ہیں۔ یہ ان کے حال ہے، یہ ان کے حال ہے۔ موسیٰ گیلانی صاحب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، مجھے شاہ محمود بتائے اس نے کیا کیا، مجھے زین بتائے اس نے کیا کیا۔ تو بھائی جان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا وزارت عظمیٰ کا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا تھا جس موقع سے آپ حلقے کی نہیں، آپ شہر کی نہیں، آپ ضلع کی نہیں، آپ پورے جنوبی پنجاب کی شکل بدل سکتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا تھا جو اوروں کو ملا، انہوں نے پورے صوبوں کی شکلیں بدل دی ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایفیڈرین چوری کی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حاجیوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیلاب زدگان کے ہار چوری کیے۔ آپ کا کام بنتا تھا آپ انٹرچینجز بناتے، آپ کا کام بنتا تھا آپ ہسپتال بناتے، آپ کا کام بنتا تھا آپ اسکول بناتے۔ شاہ محمود نے، زین نے ان 3 سالوں میں 8 ارب روپے کا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال ولایت آباد میں بنایا ہے، جو ملتان کا نہیں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا انشاءاللہ ہسپتال ہوگا۔ ہم نے یہ انٹرچینج بنایا ہے، ہم نے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے پوری سیاست اپنی جو ہے اسی بات پہ کی کہ میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بناؤں گا۔ وزیر اعظم بننے کے باوجود جنوبی پنجاب کے لیے کیا کیا یوسف رضا گیلانی نے؟ یہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ شاہ محمود نے بنایا۔ جنوبی پنجاب کے صوبے کا بل جو قومی اسمبلی میں ٹیبل ہوا ہے وہ زین حسین قریشی نے کیا۔ جنوبی پنجاب کا اینیول ڈیولپمنٹ بجٹ جو علیحدہ ہوا ہے، رنگ فینس ہوا ہے، وہ زین حسین قریشی نے کیا۔ اس جنوبی پنجاب کے نوجوان کو اس کی نوکری کا حصہ 32% پنجاب کا زین قریشی آیا۔ ہم نے کی، تم نے نہیں کیے۔ اس وسیب کے حلقے میں کام کیا ہے، مجھے دکھاؤ اس حلقے میں تم نے کیا کام کیا ہے۔ کسی بھی یونین کاؤنسل میں چلے جاؤ، کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، اسکول پہ تختی دیکھ لو، ہسپتال پہ دیکھ لو، سڑک پہ تختی دیکھ لو، بجلی دیکھ لو، گیس دیکھ لو، شاہ محمود کا نام نظر آئے گا یا زین کا نام نظر آئے گا؟ دکھاؤ مجھے تمہارا نام۔ تو الحمدللہ اصول کی سیاست کی ہے، خدمت کی سیاست کی ہے، صاف ستھری سیاست کی ہے، اس علاقے اور وسیب کی بہتری کی سیاست کی ہے، اور اس لیے آج آپ کے پاس بھی حاضر ہوئے ہیں کہ 2018 میں آپ نے ہم پر مہربانی کی تھی، 2018 میں آپ نے ووٹ دے کے منتخب کیا تھا۔ آج ہماری ذات کا صرف فیصلہ نہیں ہے، آج ایک MNA کی سیٹ کا فیصلہ نہیں ہے، آج فیصلہ ہے پاکستان کے مستقبل کا، آج فیصلہ ہے آپ کی اولاد کے مستقبل کا، آج فیصلہ ہے ان نوجوانوں کے مستقبل کا۔ آج پورا پاکستان ان 157 کو دیکھ رہا ہے، اور 11 تاریخ کو 157 والوں نے پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا 11 کو ہم پھر کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، برادری بیس پہ، تعلق بیس پہ، اس بیس پہ کہ جی وہ میرے پاس چل کے آ گیا، اس نے مجھے 100 فٹ سولنگ دے دی، اس نے مجھے نالی دے دی، اس نے میرا ٹرانسفر اپ گریڈ کرا دیا، کیا ہم اپنے بچوں کے مستقبل کا سودا کر دیں گے؟ کیا ہم ان چوروں کو، لٹیروں کو اپنے اوپر پھر مسلط کر دیں گے؟ کیا ہم ان غلامی کی زنجیروں میں پھر جکڑے جائیں گے؟ یا 11 تاریخ کو ہم اس قیادت کا ساتھ دیں گے جو خود مختار و باوقار پاکستان کی بات کر رہی ہے؟ ہم اس قیادت کا ساتھ دیں گے جو اقوام متحدہ میں جا کے حرمت رسول کی بات کرتی ہے، جو اقوام متحدہ میں جا کے کشمیر اور فلسطین کی بات کرتی ہے، اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، جس قیادت کو آج مسلمان امہ کہتی ہے یہ امت کا لیڈر ہے؟ کیا ہم نے اس قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو پاکستان کے غریب کی اور نوجوان کی بات کر رہا ہے، یا ہم نے ان قائدین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جنہوں نے 40 سال اس ملک کو لوٹا ہے؟ یہ فیصلہ 157 کی عوام 11 تاریخ کو کرے گی۔ یہ فیصلہ آپ اپنی پرچی کے ذریعے کریں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی یہ 11 تاریخ کو دی ہوئی پرچی کوئی معمولی پرچی نہیں ہے۔
कोई आम इलेक्शन की पर्ची नहीं है, सिर्फ MNA बनाने की पर्ची नहीं है। आपने पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ, मेहरबानी फरमाएं 11 तारीख को वोट बल्ले को दें, वोट इमरान खान को दें, वोट इमरान खान के फलसफे को दें, वोट इमरान खान के बयानिए को दें और वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें। वोट इस मुल्क को इन चोरों से बचाने को दें, वोट इस मुल्क को इन टिकेटों से बचाने का दें, वोट पाकिस्तान को दें। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, जहाँ मैं इमरान खान की बात और उनके फलसफे की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये दावत भी देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह मुल्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और 8 तारीख को शाम 4 बजे बमकाम बाबर चौक इमरान खान साहब का जलसा है। आप सब ने मेहरबानी फरमानी है, इमरान खान साहब के जलसे में तशरीफ़ लानी है। इमरान खान साहब की बात सुने, वो कहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, वो करेंगे क्या। और अगर इमरान खान की बात आपके दिल को लगे, अगर आपको लगे कि इमरान खान इस मुल्क को इन चोरों से और इन करप्ट टोले से पाक करना चाहता है, बचाना चाहता है और इमरान खान को तरक्की की राह पे गामजन करना चाहता है, तो 11 तारीख को बल्ले के निशान पे मोहर लगा के इमरान खान को तरीके से मैं आपका बेहद मशकूर हूं। बहुत मेहरबानी।